अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरीम नवाज और आज तारीख है 5 फरवरी 2025। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने गुज़िश्ता रोज़ जो एक इक़दाम किया उससे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक एक बंद गली में जा चुके हैं। वो मजबूर हैं उस दरख्वास्त के जो उनके सामने दायर की गई है उस पर फैसला करने की, क्योंकि बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं कि अगर आमिर फारूक के सामने कुछ दायर हो भी गया है तो वो तो सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं। तो अगले 5 दिन इंतहाई अहम और इंतहाई बाउंड कर देने वाले हैं, और इन जजेस ने बरमला आइंदा आने वाले जो चीफ जस्टिस हैं उनके खिलाफ अपना अभी से एक चार्जशीट या महाज बना लिया है और ये वाजे कर दिया है कि जब तक उनकी दरख्वास्त पेंडिंग है तब तक वो अगले चीफ को कबूल नहीं करेंगे। तो अब सूरत हाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या बन रही है, चीफ जस्टिस आमिर फारूक मजबूर कैसे हैं, और फिर इमरान खान ने आर्मी चीफ को खत लिखने के बाद एक मर्तबा फिर जेल से एक नया पैगाम जारी किया है। वो पैगाम क्या है, वीडियो के दूसरे हिस्से में उससे मुतालिक भी बात करेंगे। और जो खत से मुतालिक कंट्रोवर्सी अभी तक बनी है उसमें नाकामी इस वक्त जो नाकदीन हैं इमरान खान के, गो के सियासी नाकदीन या हरीफ हुआ करते हैं, उनको कैसे नाकामी हुई है, और उसके अलावा जो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस है वो अब क्या कर सकता है, इस पर भी हम वीडियो के दूसरे हिस्से में कुछ सियासी बात करेंगे। तो पहले ये कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक, जिनके सामने गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने इंट्रा कोर्ट डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेशन दायर की। इंट्रा कोर्ट डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेशन के हवाले से इससे पिछली वीडियो में बहुत तफसील से हम ये बात कर चुके हैं कि वो होती क्या है, वो दायर क्यों की जाती है। इंट्रा कोर्ट डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेशन के दायर होने से जजेस का जो हक है इंतजामी साइड पर, वो एक इंट्रा कोर्ट अपील में एक दरख्वास्त की सूरत कैसे उनको मिल सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को ये जवाब चाहिए कि उनकी सीनियरिटी को कैसे मुतासिर किया गया। उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस लाने पर एतराज नहीं है, उनको एतराज ये है कि जब आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस ले आए तो आपने हमें उनसे नीचे कैसे करार दे दिया। इसके लिए सिंपल सी बात है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो जजेस का हल्फ है जो कि हमारे आईने पाकिस्तान के 3rd शेड्यूल में है, जिसका मतलब है कि आईने पाकिस्तान का हिस्सा है वो ओथ। उस ओथ के अंदर दर्ज है कि जब भी कोई जज हल्फ उठाता है तो वो उस खास अदालत का हल्फ लेता है। तो अगर उसने वो अदालत तब्दील की है तो दूसरी अदालत में जाकर भी उसको हल्फ लेना होगा। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए हो या लाहौर हाई कोर्ट के लिए हो, बलूचिस्तान के लिए हो, पेशावर के लिए हो या सिंध के लिए हो, हर जज जब अपनी हाई कोर्ट में हल्फ उठाता है तो अपनी हाई कोर्ट के अंदर काम करने का हल्फ उठाता है, तो उसको दूसरी हाई कोर्ट में जाने पर हल्फ लेना होता है। और ये एक नया किस्म का मसला है जो कि सामने आया आर्टिकल 200 के सदर मुमलिकत के इस्तेमाल के बाद। अब जजेस अपॉइंटमेंट के 3 तरीकेकार हैं। आर्टिकल 197 के तहत प्रेसिडेंट के पास किसी इमरजेंसी सिचुएशन में किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस काम करने के काबिल नहीं है, तो वो कोई एडिशनल जज हंगामी तौर पर लगा सकते हैं, या सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को भी एज अ चीफ जस्टिस किसी हाई कोर्ट भेजा जा सकता है कुछ अरसे के लिए। दूसरा जो जज लगाने का तरीक़ेकार है वो आर्टिकल 175 में है, जो कि जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए है, जिसको 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए अमेंड भी किया गया है। और तीसरा जो तरीक़ेकार है वो आर्टिकल 200 के अंदर है। आर्टिकल 200 के तहत सदर मुमलिकत जो जजेस है, एडिशनल जजेस सॉरी जजेस का तबादला कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनको मुशावरत दरकार होती है। किसकी? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की, मुतल्लिका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिसेस की और उस जज की जिसका तबादला करने का पर गौर हो रहा है। अब ये सारा प्रोसेस हो चुका, प्रोसीजर हुआ। इस प्रोसीजर के दौरान 31 जनवरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने खत लिखा। उन 5 में से 1 माइनस हुए, जस्टिस अरबाब ताहिर और उसके अलावा जो जस्टिस मियां गुल है, ना वो पहले खत लिखने वालों में से थे और ना वो अब खत लिखने वालों में है। ये बहस छिड़ी कि 7 जजेस के नाम हैं, लेकिन इन जजेस ने ना उन जो खतूत है उन पर दस्तखत किया, ना ही अपने साथ होने का इंदिया दिया। तो इससे एक बहस ये भी जनरेट होती है कि ये जज बदले में क्या लेंगे? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब हैं या जस्टिस अरबाब ताहिर हैं? क्या उनको नवाज़ा जाएगा? क्या वो इस कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहते? क्योंकि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के बारे में एक बावसूख ज़राए का ये भी कहना है कि जब साबिक चीफ जस्टिस काज़ी फ़रीद ईसा ने उनसे ये पूछा था, जब वो 6 जजेस का 25 मार्च 2023 वाला खत था, उससे पहले उनसे ये पूछा गया था कि क्या आपके ऊपर कोई दबाव है, सॉरी, खत लिखने के बाद जब उन जजेस को चीफ जस्टिस ने अपनी रिहाइशगाह पर बुलाया था, उनके साथ जस्टिस मंसूर अली शाह के हमरा मुलाकात की थी, तो उनसे पूछा था कि आपको कोई तंग करता है? तो जब जस्टिस मियां गुल की बारी आई थी तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा था कि मेरे काम में कोई मुदाखलत नहीं है, लेकिन अगर कोई होगी भी, किसी जगह हो भी रही है, तो
उसको मैं खुद सँभाल सकता हूँ। तो उन्होंने वहाँ पर भी अपना नंबर जो है वो ख़राब नहीं किए थे, 100 बाय 100 लगवाए थे। उसके बाद भी जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब, ठीक है, वो अदालती साइड पर जो अहकामात देते हैं, वो एक जज के कॉन्शियस के मुताबिक वही होते होंगे और उनको ठीक लगते होंगे कि ठीक है यार, तोशा खाना का ट्रायल दुरुस्त नहीं हो रहा, ठीक है, साइफ़र का ट्रायल दुरुस्त नहीं हो रहा, फिर साइफ़र की सज़ा भी उन्होंने इमरान खान की कलअदम करार दी, उनको बरी किया। तो ये सब कुछ हुआ, लेकिन इंतज़ामी साइड पर वो अपने जजेस के साथ नहीं खड़े। उसकी वजह एक ये भी है कि कुछ लोग कुछ ऐसे अफ़राद हैं, चंद एक प्रिविलेज्ड फैमिलीज़ से हैं और वो प्रिविलेज्ड फैमिलीज़ के बच्चे बहुत ज़्यादा जो ये सख्ती होती है, ये लेना नहीं चाहते या प्रिंसिपली लेते नहीं हैं। हम ये तो नहीं कह सकते कि बाकी जजेस कोई बहुत ही जो है वो उनके मुआशी हालात इतने अच्छे नहीं थे कि वो अ, जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और किसी की भी स्ट्रेंथ का आइडिया उसके मुआशी हालात से तो नहीं हो सकता, मगर बहरहाल ये कहा जाता है कि वो अपनी कंफर्ट ज़ोन जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब नहीं छोड़ रहे हैं और उसकी वजह ये है कि कुछ पे बैक में उन्हें कुछ दिया जाएगा, आईनी बेंच हो सकता है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिसशिप हो सकती है। लेकिन फिर ये सवाल उठता है कि जस्टिस सरफराज डोगर को लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? जस्टिस सरफराज डोगर को अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाकर के सिर्फ आईनी बेंच दिलवाना था, तो वो तो उनको लाहौर हाई कोर्ट में भी दिया जा सकता था। आपने सिंध हाई कोर्ट में भी तो 9वें नंबर के जज को आईनी बेंच का सरबराह बनाया, तो क्या कबाहत थी कि आपको अगर जस्टिस सरफराज डोगर इतने पसंद हैं, वो आपके लिए इतना अच्छा सर्व करते हैं, तो आप उनको आईनी बेंच पकड़ा दें लाहौर हाई कोर्ट में। तो उनको यहाँ लाने का जो मेन मकसद है, वो चीफ जस्टिस बनाना है। जस्टिस आमिर फारूक की रिप्लेसमेंट, उनका मुतबादिल उनके जैसा ही हो या उनसे बहुत बेहतरीन हो। जैसे काज़ी फ़रीद ईसा का मुतबादिल उनसे बहुत बेहतरीन ढूँढा गया, तो इसी किस्म का मुतबादिल ढूँढा जाता है। तो अब सूरत-ए-हाल ये है कि जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक हैं, उनकी जगह जस्टिस सरफराज डोगर को तो लाया गया, लेकिन ये जो मूव गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने की, ये कहीं आउट ऑफ सिलेबस लगती है, ये शायद अंदाज़ा नहीं था। तो इस पर सूरत-ए-हाल अब ये है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं, इन्होंने जो इंट्रा कोर्ट डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेशन दायर की है, एक तो वो हो गया ना कि ज़ाब्ते की कार्रवाई पूरी करनी है, सुप्रीम कोर्ट में भी ये जजेस जा सकते थे, लेकिन अपनी आईनी दरख्वास्त या आईनी जुरिस्डिक्शन इन्वोक करने से पहले इन जजेस ने जो ज़ाब्ते की कार्रवाई थी या जो माज़ी में जस्टिस याया आफरीदी 6 जजेस के खत के मामले पर एतराज़ उठा चुके थे कि इन जजेस को इंटरनली इंतज़ामी साइड पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस मामले को देखना चाहिए था। तो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंतज़ामी साइड की जो रेमेडी थी, इंतज़ामी साइड का जो ऑप्शन था, उसको एग्ज़ॉस्ट किया है, उसको इस्तेमाल किया है और अगर वहाँ से नाकामी होगी, जो कि 100% नाकामी ही होगी, चीफ जस्टिस आमिर फारूक ये तो नहीं कहेंगे कि मैंने गलती से जस्टिस सरफराज डोगर को सीनियर तरीन जज करार दे दिया, मैं गलती से इन जजेस की सीनियरिटी का तयन कर बैठा, मैं गलती से इन जजेस को इंतजामी कमेटियों में शामिल कर बैठा। तो जाहिर ही बात है, उन्होंने तो अपने मौकिफ से पीछे नहीं हटना, लेकिन उनके मौकिफ से पीछे ना हटने की सूरत में इन जजेस के पास अपील का हक होगा कि देखिए, हमने इंट्रा कोर्ट डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेशन दायर की थी, उसमें हमें कामयाबी नहीं हुई और फिर उसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि हाई कोर्ट का फोरम तो ऑलरेडी टेक्निकली एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर एग्ज़ॉस्ट हो चुका, फिर जुडिशियल साइड पर वही तमाम जजेस उस हाई कोर्ट के हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है और उन्हीं जो बकिया जजेस हैं, उनके खिलाफ तो वो दरख्वास्त है। तो फिर ये मामला अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में ही लैंड करता नज़र आ रहा है। लेकिन चीफ जस्टिस आमिर फारूक बाउंड कैसे हुए? उनको बंद गली में कैसे धकेला गया? ये तो हम सबको मालूम है ना, रोज़े रोशन की तरह आया है कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने 10 फरवरी 2025 के जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास में सुप्रीम कोर्ट एलिवेट हो जाना है। उनकी इसी एलिवेशन की वजह से तो ये सारा इंतज़ाम करना पड़ा। तो अब उनकी जगह जो नए चीफ जस्टिस लाए जाने हैं, उससे पहले चीफ जस्टिस आमिर फारूक के सामने ये जो इंट्रा कोर्ट डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेशन दायर हुई है, इस पर वो अपनी राय और जो उनसे सवाल पूछा गया है कि भई आपने हमारी सीनियरिटी क्यों सल्ब की? आपने क्या समझा कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी या जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब या जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी या जस्टिस बाबर सत्तार, इन सारे जजेस के अंदर कौन-सी वो कैपेबिलिटीज़ या सीनियरिटी का असूल नहीं है जो इनमें है, नंबर 1। नंबर 2, आप ये बताइए कि जब एक जज एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में आया, तो उसको उस हाई कोर्ट का हल्फ लेना था और फिर डिस्ट्रिक्ट बार का केस हो या सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्तलिफ मुकदमात, सिंध हाई कोर्ट बार का मुकदमा है, 1998 का गालिबन वो मुकदमा है, उसमें तय है कि जिस दिन से हल्फ उठाया जाता है, आपका मुद्दत मुलाज़मत का तयन उस दिन से होता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सेम डे पे जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस मियां गुल की तैनाती है, फिर सेम डे पर नहीं, गालिबन जस्टिस मियां गुल की
اور जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की सेम डे की तैनाती है, लेकिन जस्टिस मियां गुल सीनियर तस्वुर होते हैं, तो वो जो ओथ लेने का, नोटिफिकेशन होने का, ये जो दुरानिये हैं, इनकी आइन और कानून की अहमियत है। और अगर आप इन चीज़ों को निकाल देंगे, आप इस तरह से रिगरस तबादले करने लगेंगे जजेस के किसी ब्यूरोक्रेट की तरह, तो अदलिया के अंदर जो सीनियरिटी की लड़ाई आसमा जहांगीर ग्रुप या आज़म नज़ीर तारड़ एक अरसे से लड़ते रहे, शोर करते रहे, जस्टिस बंदयाल को क्रिटिसाइज़ करते रहे, साकिब निसार को क्रिटिसाइज़ करते रहे, तो फिर वो क्रिटिसिज़्म तो ज़मीन-बोस हो जाता है। तो अब ये सूरत-ए-हाल है कि इन जजेस ने जस्टिस आमिर फारूक को बाउंड कर दिया है इंट्रा कोर्ट डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेशन दायर करके कि आपको जवाब भी देना है और आपको रीज़न्स भी दर्ज करनी है, वजूहात भी दर्ज करनी है कि आपने हमें सुपरसीड कैसे कर लिया। और दूसरी कोर्ट से चलो लिंग्विस्टिक बुनियाद पर से ही, लिसानी बुनियाद पर भी पश्तो स्पीकिंग जज ऑलरेडी था, बलूची स्पीकिंग ऑलरेडी था, लेकिन आपको लगा कि नहीं इनके पीछे चीफ जस्टिस याया अफरीदी को लगा कि अगर वो आवाम को लिंग्विस्टिक्स वाला चूरन बेचेंगे तो वो खरीद लेंगे, तो इसलिए उन्होंने ये कर दिया। जिस भी वजह से हुआ तबादला हो गया, तबादले पर मोतरज़ नहीं है, लेकिन एतराज़ है कि आपने उनको हमारे सरों पर लाकर बिठा दिया, कल को वो शख्स चीफ जस्टिस बन जाएगा और फिर हमें उसके अंडर काम करना होगा तो वो हम नहीं करेंगे। तो ये जो बरमला ऐलान है, इस ऐलान के पीछे जो एक तादीबी कार्रवाई की गई है, ये कार्रवाई बाउंड करती है जस्टिस आमिर फारूक को कि उनको बतौर चीफ जस्टिस जवाब देना होगा कि उन्होंने ये क्यों किया, वो छोड़ के नहीं जा सकते इस मामले को। तो अगले 5 दिन जब तक जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास नहीं होता, चीफ जस्टिस आमिर फारूक को इस पर जवाब देना है। ना देने की सूरत में उनके खिलाफ भी चाराजोई हो सकती है। सेकेंडली ये तो हो गई कानूनी बहस, और आपको पता है कानूनी बहस तो शायद हम घंटों भी करें तो हम उस पे मुख्तलिफ पहलुओं को देखकर कर सकते हैं, लेकिन सियासत पर भी कुछ नज़र दौड़ानी है। इमरान खान ने खत लिखा, और सियासत इसलिए भी कानून से जुड़ी है कि माजी में जब खतूत लिखे गए, अल्ताफ हुसैन ने खतूत लिखे, गद्दारी के मुकदमे बने, जावेद हाशमी ने 2003 में खत लिखा, गद्दारी का मुकदमा बना, शेख मुजीब ने 1931 से पहले खत लिखा था जनरल याहिया के नाम, तो मुल्क दो लख्त हुआ। और फिर उसके बाद साल 2020 में एक सिविलियन, एक साबिक फौजी के बेटे थे, हसन अस्करी उनका नाम था, उन्होंने जनरल बाजवा के नाम खत लिखा, तो उनको भी मिलिट्री ट्रायल में ले जाया गया, बगावत उसको गर्दाना गया। तो अब इमरान खान ने भी मिलिट्री को अपनी हदूद में रहने का खत लिखा है, 6 नकात उसमें उठाए, और उन 6 नकात के बाद अब इमरान खान को भी क्या गद्दारी में चार्ज किया जाएगा, फिर या फिर इसके पीछे एक और सोच ये भी है कि क्या ये खत लिखवाया गया था, क्या हमारी फ़ौज की जो ये बात तो दुरुस्त है कि फ़ौज पाकिस्तान की है, और ये बात भी दुरुस्त है कि फ़ौज ने आज तक अपने मैंडेट से हटकर हर वो काम किया जो उनको नहीं करना चाहिए था। तो कोई ना कोई वे आउट, कोई ना कोई तरीक़ेकार तो निकालना है कि जहाँ से फ़ौज को अपनी खोई हुई साख मिले, और जो सियासतदान हैं, उनकी भी खोई हुई हुर्मत उन्हें वापस मिले। तो रिकन्सिलिएशन होनी है, लेकिन उसके लिए ट्रूथ सामने आना बड़ा ज़रूरी है। तो इमरान खान ने खत लिखा, अब उस खत की डायमेंशंस क्या होंगी, इमरान खान को भी बगावत में गर्दाना जाएगा या फिर खत को कोई पॉजिटिवली देखा जाएगा। मगर इमरान खान ने अपने खत के बाद एक और रद्द-ए-अमल दिया है, और उन्होंने मीडिया और वुकला से गुफ्तगू करते हुए ये कहा है कि मैंने कल अपने खत के ज़रिए पाकिस्तान में फ़ौज और अवाम के दरमियान बढ़ती हुई खलीज की वजूहात की निशानदेही की। इस वक़्त की अहम तरीन ज़रूरत है कि आर्मी चीफ के नाम लिखे गए मेरे खत के नकात को ज़हन में रखकर इदारों की पॉलिसियों पर नज़रसानी की जाए, वरना हर रोज़ बरोज़ बढ़ती खलीज पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ होती जाएगी। एजेंसियों का काम सियासत में मुदाखलत नहीं है। इदारे अगर सियासी इंतकाम की बजाय अपने फ़राइज़ की अदायगी पर तवज्जो दें, तो अवाम में उनका वक़ार खुद ब खुद बढ़ेगा। फिर उन्होंने ये भी कहा कि अदालती अहकामात को जो हवा में उड़ाया जा रहा है, उनकी अहलिया को मुलाकात नहीं करने दी जा रही, और ये जो नादीदा कुव्वतें हैं, ये जो कुछ कर रही हैं, इस पर भी उन्होंने किया था। फिर उन्होंने कहा कि सियासी इंतकाम की गर्ज़ से ख़वातीन की हुर्मत को पामाल करना इस मुल्क की तारीख़ में एक नई रीत है, जिसका सेहरा जिसका सेहरा इस फ़स्ताई रिजीम और इसके आलाकारों के सर है। ख़वातीन का तकद्दुस पामाल करना हमारे मुआशरती और इख़लाक़ी इक़दार की मनाफ़ी है। बहरहाल इमरान खान ने ये ख़त पर अपना एक और रद्द-ए-अमल दिया है, लेकिन इमरान खान के इस ख़त के अंदर एक मर्तबा फिर उन्होंने फ़ौज को तो यकीन दहानी कराई, लेकिन दूसरी साइड पर अपोज़िशन का एक अलायंस है जो कि अ, कल मिला, इशाइया हुआ इस्लामाबाद में, और उस अपोज़िशन अलायंस ने बैठ कर के कुछ मामलात तय किए। बाद में अपनी मीडिया पर उन्होंने एक प्रेस रिलीज़ भी जारी की, जिसमें उन्होंने एक तहरीक के आगाज़ का भी बताया।
تو ملک میں سیاسی سائڈ پر بھی کچھ اگین تحریکیں چلنے کا معاملہ ہے، لیکن یہ موجودہ حکومت اور موجودہ نظام اتنا ریجڈ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی تحریک چلی وہ ملک دشمنی ہوگی، جو کوئی بھی اسلام آباد آیا وہ اسلام آباد میں قبضے کے غرض پر آئے گا، کیونکہ راتوں رات جو لوٹا گیا مال ہوتا ہے نا، اس پر یہی خوف ہوتا ہے کہ کوئی اور چور آ کر نہ اس کو لے لے یا اس کے مالکان نہ آ جائیں۔ تو یہ دو جو ڈر ہوتے ہیں نا، یہ بڑے سخت ہوتے ہیں۔ تو اب ان ڈروں کی وجہ سے یہ حکومت کچھ آپس میں بھی گتھم گتھا ہو رہی ہے، اور اس کے علاوہ اپوزیشن سے بھی خطرہ بڑھتا جا رہا ہے۔ تو دیکھنا ہے کہ جو یہ عدالتوں کے اندر چلتا ہوا بحران ہے نا، اس بحران نے ججوں کو بھی پتا ہے کہ ہمارے اوپر ایک بروٹ فورس استعمال کر کے کسی کو بھی لا کر بٹھایا جا سکتا ہے، عوام کو بھی پتا ہے، اور جس کی وجہ سے مایوسی بھی ہے۔ لیکن سسٹم کے اندر چند ایک وہ ہیرے ہیں جو لڑ رہے ہیں، ان کو میں لٹرلی ہیرا کہہ رہی ہوں، ٹونٹیولی نہیں کہہ رہی، جو لڑ رہے ہیں نا، ان کا یا ان کے اقدامات تب فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں جب سڑکوں پر بھی کچھ ہو، جب ڈیسائزولی کچھ چینج ہو، جب ملک کے اندر جو اصل سیاستدان ہیں، عوام ہیں، ان کا زور دکھایا جائے اور ان کے زور سے کچھ تبدیلیاں آئیں، تو بڑے دفاتر میں بیٹھتے وہ لوگ جو مزاحمت کر رہے ہیں ان کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے۔ ادروائز مایوسی ہی ہے اور سسٹم کلیپس ہو جائے گا اگر اسی طرح کے کردار ماضی کے یا ہوں یا آج کے، ان کو نافذ رکھا جائے گا اس نظام کے اوپر۔ تو اب دیکھنا ہے کون اپنے نام کی لاج کب تک رکھتا ہے، کیا چلتا ہے، تحریک شروع ہوگی، عدالتی سائٹ پر کیا ہوگا، اس سے متعلق کچھ گفتگو ضروری تھی۔ اور چیف جسٹس عامر فاروق کے پاس دن کم ہے، کام زیادہ ہے، وہ کریں گے یا پھر اپنا سر ریت میں دبائے بیٹھے رہیں گے، یہ دیکھنا ہے۔ اور دوسری جانب عمران خان کے خط پر بھی موجودہ جو ہماری رجیم ہے وہ بھی سر ریت میں ہی دبائے بیٹھی رہے گی، بیانیے بناتی رہے گی، پیکا جیسے قانون لا کر آپ کی میری آواز بندی کرتی رہے گی یا کچھ بہتری کرے گی، یہ آئندہ آنے والے دنوں میں دیکھنا ہے۔ فی الوقت مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔